तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के 2022 बोर्ड एग्जाम में जो महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बता देना चाहूँगा कि जो 30% सिलेबस कटअप हुआ है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सेम जो सरकार निर्धारित की है जो सिलेबस कटअप करके, तो उसी के बिहाफ में जितना उन्होंने पॉइंट बोला है कि इतना पॉइंट के अंतर्गत पूछा जाएगा, वो सारे पॉइंट्स मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से आप क्लियर कर पाएँ और उसी में से देगा भी। जितना सरकार ने रिक्वायरमेंट जारी किया है सब्जेक्ट का, आप लोगों का हिंदी चाहे हर एक सब्जेक्ट का, उसी में से देगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, कोरोना में 2021 में लोग प्रमोट हो गए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जितना वो दिया है ना 2022 में, उतना में से ही पूछेगा। तो उसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करने वाले, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पद्यांश के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पद्यांश कौन सा पढ़ें। तो कोई नहीं, जो सरकार ने निर्धारित किया कि इस चैप्टर से पद्यांश पूछा जाएगा, उसी चैप्टर का मैं लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए भाई, आज ईमानदारी से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि तब आपको मालूम है कि पूछेगा तो भाई पूछेगा ही, ठीक है। 2-3 पद्यांश पर डिस्कस करूंगा इस वीडियो में ताकि आपको अच्छे तरीके से सारे क्लियर हो पाए, ठीक है। देखिए, पहला पद्यांश है, पहले इसको पढ़ लेते हैं शांति से। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो, एक साथ मिल बांट लो, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ तक हो गया। एक साथ मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आपका क्या है, पद्यांश है। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो इतना आपका ये इतना छोटा क्या देगा, पद्यांश देगा। अब यह पद्यांश दे दिया आपको। पद्यांश के बाद देखिए, अब इसका पूछेगा कि संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए, व्याख्या कीजिए, ठीक है। और तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रसंग, संदर्भ, सॉरी, इसका सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे, ठीक है। आपने पद्यांश पढ़ लिया, देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर, यह शीर्षक से क्या है, उद्धृत है, ठीक है। संदर्भ में बस इतना ही पॉइंट आपको लिख देना है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ तक मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। बस इतना ही आपको क्या संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर, यह शीर्षक से क्या उद्धृत है। इतना ही आपको इस पद्यांश में क्या इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद इसका प्रसंग भी लिखना होता है, ठीक है। अब प्रसंग किस प्रकार लिखना है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये हेडिंग है प्रसंग की, ये हेडिंग जो है क्या है, किसकी, प्रसंग की। अब प्रसंग में लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारत माता के इस पवित्र सदन में निवास करने वाले सभी लोगों के बीच वास्तविक रिश्ते को उजागर किया है, ठीक है। प्रसंग का मतलब ये आगे ये बता देता है ना, देखिए प्रसंग का मतलब ये होता है कि आगे इस चैप्टर में बता देता है कि किसके बारे में बात होने वाली है, ठीक है। प्रसंग में यही लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारत माता के इस पवित्र सदन में निवास करने वाले सभी लोगों के बीच वास्तविक रिश्ते को उजागर किया है। मतलब इस पद्यांश में इसी के बारे में चर्चा होगी। प्रसंग मतलब ये चीज़ होता है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसका व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस पद्यांश की व्याख्या क्या है, ठीक है। तो पद्यांश आपने पढ़ लिया होगा, इसका व्याख्या हम पढ़ के सुनाते हैं कि व्याख्या किस प्रकार किया गया है। यह व्याख्या हेडिंग डाल लीजिएगा ब्लैक पेन से, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ भारत में निवास करने वाले लोगों से कहते हैं, देखिए जो कवि हैं वो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जो भारत में निवास करने वाले लोग हैं उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं जान लेते हैं, कि आइए माँ के इस पवित्र सदन में बैठिए, आइए माँ के इस पवित्र के सदन में क्या कीजिए, बैठिए। हम सबका यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता है। लोगों से कह रहे हैं कवि कि आइए इस पवित्र सदन में बैठिए, आइए माँ के इस पवित्र सदन में बैठिए, यहाँ पर भाई बहन का क्या है, रिश्ता है। अर्थात इनका कहने का मतलब क्या है कि एक घर भारत में निवास करने वाले हम सभी आपस में भाई बहन के समान है। मतलब करें कि भारत में जितने लोग निवास कर रहे हैं वो एक दूसरे के भाई बहन के क्या है, समान हैं। और हमारा कर्तव्य है कि हम सब
अपनी माँ, किसकी माँ, मतलब भारत माँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपनी माँ के कष्टों को महसूस करें। अपनी भारत माता की, मतलब भारत माता का तात्पर्य ये अपने माँ से जोड़ रहे हैं वो, कि आइए अपनी माँ के कष्टों को क्या करें, महसूस करें। कौन कह रहे हैं, कवि, कवि कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को क्या करता है, समझता है। क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है कि जो अपनी माता के कष्टों को क्या करता है, समझता है, तथा उसके लिए हर क्षण समर्पण की भावना अपने मन में क्या करता है, रखता है, ठीक है। हम सभी भाई बहनों का यह उद्देश्य होना चाहिए, कवि जी कह रहे हैं कि हम सभी भाई बहनों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। कवि कह रहे हैं कि हम सभी भाई बहनों को यह उद्देश्य होना चाहिए, सबका यह उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार का क्या हो, कष्ट न हो, सभी एक दूसरे का साथ दें, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि सभी एक दूसरे के क्या कहें, सहयोग के लिए तैयार रहें, किसी को एक दूसरे को कष्ट नहीं, जैसे आपको कष्ट है तो मैं आपका सहयोग करूँ, आपकी सहायता करूँ, ये कह रहे हैं कि दूसरे के सहयोग के लिए क्या रहें, तैयार रहें हमेशा। क्योंकि यह भारत माता का मंदिर है, क्योंकि यह क्या है, भारत माता की क्या है, मंदिर है, इसलिए यहीं पर हम सबका मंगल कल्याण है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम सबका क्या है, मंगल कल्याण है, और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद भी क्या होता है, प्राप्त है। यहीं पर आपको जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको, जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही कर्म आपको मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी तरीके से जिएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरी तरीके से आप जिएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम सब भारतवासी, जिसे भारतवासी एक माँ, भारत माता की बात करें कि संतान है, हम भारत माता की क्या है, संतान है। हम सब भारतवासी, जितने भी भारतवासी हैं सब हम भारत माता के क्या है, संतान है, और आपस में सभी भाई बहन के क्या है, समान हैं, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, हम आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें आपस में क्या होना चाहिए, मिलजुल कर, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करना चाहिए। तो यह रहा व्याख्या, ठीक है। व्याख्या के बाद देखिए पद्यांश में एक पॉइंट आता है, काव्यगत संदर्भ। इसे भी लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसे जरूर लिखें आप, काव्यगत संदर्भ। अब काव्यगत संदर्भ में यह होता है, देखिए पहला काव्यगत संदर्भ में हेडिंग डाल लीजिएगा ब्लैक पेन से, काव्यगत संदर्भ। इसमें क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट कि समस्त भारतवासियों का भाई बहन के रूप में वास्तविक चित्रण किया गया है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, स्पष्ट रूप से क्या है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण भारत देश का एक सदन के सदृश सुंदर चित्रण हुआ है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट काव्यगत संदर्भ में लिखना पड़ता है। और इसमें भाषा खड़ी खड़ी बोली की भाषा का यूज किया गया इस पद्यांश में, और शैली जो है वो मुक्तक शैली है। अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार इसमें है। भावसाम्य महान संत हैं। तिरुवल्लुवर ने भी अपने एक करल दोहे के माध्यम से ऐसे ही भाव प्रकट किए हैं। कौन, तिरुवल्लुवर ने भी अपने एक करल दोहे के माध्यम से भी ऐसे ही भाव को उन्होंने भी क्या किया है, प्रकट किया है। तो इस प्रकार यह पहला पद्यांश कंप्लीट होता हुआ, अरे हाँ पद्यांश, देखिए पद्यांश को पहले दिखा दे, ये पद्यांश था। पद्यांश के बाद हमने संदर्भ देखा, प्रसंग देखा, और इसकी व्याख्या दी है। व्याख्या के बाद हमने काव्यगत संदर्भ भी इसका देखा। इसके बाद आइए यहाँ से दूसरा पद्यांश आपका स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आपने क्लियर कर लिया, और दूसरा इसको क्लियर कीजिए। इसके बाद फिर देखिए 2022 बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों को, गद्यांश से पद्यांश से, ठीक है। तो चलिए इस पद्यांश को भी पहले पढ़ते हैं शांति से। ये पद्यांश कह रहा है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव, देख चुके हैं जिनका वैभव, यह नभ के अनंत तरागढ़, यह नभ के अनंत तरागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोषण गर्जन। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप इस पद्यांश को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखिए यही है। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तरागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोषण गर्जन। तो ये आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ। इसका पहले
हम क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखना बता दिया हूँ, एक बार यहाँ पे और देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कौन, श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा, श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से क्या है, अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह संपन्न से ली गई है। इतना आपको कितना पॉइंट, इतना पॉइंट आपको लिख देना है किस में, संदर्भ में, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह संपन्न से क्या की गई है, ली गई है। इतना सुंदर से आप ब्लैक पेन से हेडिंग इसको डालिएगा, बहुत अच्छे से क्लियरिटी से लिखिएगा इसको ब्लू पेन से, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। इसके बाद तब संदर्भ हो गया तो जाहिर सी बात है कि प्रसंग की बारी आई। अब प्रसंग क्या लिखना है, प्रसंग में मैंने बता दिया कि प्रसंग उसे कहते हैं कि उस पद्यांश में किन के बारे में बात होने वाली, किस चीज़ के बारे में जिक्र होने वाला है, उसको प्रसंग में छोटे माध्यम से समझाया जाता है। देखिए, कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। ठीक है, कवि ने इन पंक्तियों में क्या, भारत के गौरवपूर्ण अतीत के झांकी की प्रस्तुत की है। ठीक है, ये प्रसंग में मतलब इनके बारे में ही बात होने वाली है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। अब यहाँ से आती है तीसरी हेडिंग व्याख्या, इसको जल्दी जल्दी आप नोट कीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको नोट कर पाएँ। अब ये कह रहा है कि त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो। त्रिपाठी जी कह रहे हैं हमसे कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो, मतलब जैसे पूर्वज हमारे कौन है, दादाजी, परदादाजी, ठीक है, ये हमारे पूर्वज हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे, यही तो हमारे क्या हैं, पूर्व पुरुष थे, जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। सूर्य से तुलना हमारे वो पूर्वजों से कर रहे हैं कवि जी, ठीक है, और कह रहे हैं कि जिनका धवल स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम कर क्या कर चुका है, देख चुका है हमारे सूर्य। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे, वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था, जिनके ऐश्वर्य को तारों का जो अनंत समूह है ना, उसको पहले देख चुका था। ठीक है, हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। ठीक है, यह तात्पर्य है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व क्या था। ठीक है, हमारे पूर्वजों के जो पवित्र चरित्र हैं वो प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। ठीक है, यह था व्याख्या जो कि हमारे कवि अपने भाषाओं में इनको व्यक्त किए हैं। यहाँ से यह हमारा व्याख्या है इस पद्यांश का, इसको नोट कर लीजिए। फिर बारी आती है किसकी, काव्यगत संदर्भ की। यह जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ इसको बस नोट करके याद करके बस इतना ही आप पहुँचिए एग्जाम में। काव्यगत संदर्भ में पहला पॉइंट, कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमामय गान किया है। कवि ने अपने पूर्वजों का गुणों का क्या किया, गरिमामय ज्ञान किया है, बहुत खूबसूरत तारीफ की है उनकी। भाषा संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली का उन्होंने यूज़ किया है इस भाषा संस्कृत शब्दों से। शैली कौन सी है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रस, इसमें वीर रस की बात की गई है। गुण जो है इसमें ओज क्या है, गुण है इसमें। छंद कौन सा है, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अलंकार, अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्तिक प्रकाशित तीनों अलंकार इस पद्यांश में शामिल हैं। तो यहाँ तक ये भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में टोटल 2 महत्वपूर्ण आप लोगों को पद्यांश बताया, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। बस आप इसे ढंग से अच्छी तरीके से इसे याद करके जाएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आती है हमारे चैनल पर और आसानी से आप इसको पढ़ के और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।